नमस्कार, खमागणी केम चो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे जैसे हुई प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। कंटेंट देख लो यार, पहले कंटेंट देखो। जो मैं कंटेंट तैयार करके लाया हूं वो देखो। ये एकीकरण क्या क्या, राजस्थान की ज्योग्राफी क्या, राजस्थान के खनिज क्या, राजस्थान की पॉलिटी क्या, राजस्थान की इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की सारी कुछ चीजें आपके सामने। क्या एक भी कंटेंट पीछे नहीं छोड़ा, इंडिया की ज्योग्राफी। मजा आएगा आज बहुत ज्यादा। यानी मुझे पर्सनली बताऊं ना, बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत एक्साइटेड हूं, है ना। स्वभाव ही ऐसा है मेरा, क्या करूं। तुम लोगों से प्यार जो करता हूं, एक्साइटेड बहुत हूं। कारण यह है कि अभी पिछले 2-3 घंटे से स्टूडियो में खड़ा हूं और बोर्ड के ऊपर एक एक फोटो लगा रहा हूं, एक एक चीज लगा रहा हूं इंटरनेट से, क्योंकि समय कम था मेरे पास में। कंटेंट मेरे लाडलों को देना था। कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है और उससे आगे वाले दिन एग्जाम है। 18 लाख बच्चे बैठेंगे और लाखों बच्चे जब भविष्य पर मेरा विश्वास मेरे प्रति है तो मैं क्यों ना मेहनत करूं। तो ये अधीनस्थ बोर्ड का जो ट्रेंड है वो रिपीट होगा। जो यहां पर सीईटी स्नातक में पूछे गए प्रश्न थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर सेट किए आपके। मान के चलिए कल वाले के पेपर के अंदर और लगातार 3 दिन आपको हूबहू क्वेश्चन इस क्लास में से देखने को मिलेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सभी बच्चे सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भाई। टेलीग्राम पर इस क्लास की पीडीएफ, जो कुछ भी यहां पर पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी यहां पर अभी पढ़ाऊंगा, ये सारी पीडीएफ विद इन 10 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 40 से 45 मिनट की ये क्लास लूंगा और 40-45 मिनट के 10 मिनट बाद में ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। लिंक इस वीडियो के नीचे है ना, पिन किया हुआ होता है, और पिन मैसेज पे क्लिक करोगे टेलीग्राम में अपने आप चले जाओगे। एक छोटी सी सूचना है कि फटाफट ये कोर्स ज्वाइन कर लेना। दीपावली तक ये ऑफर प्राइस है, फिर ये प्राइस बढ़ करके 3000 हो जाएगी, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। जरूरतमंद बच्चों ने सबने फायदा उठा लिया है। जिसने अभी तक नहीं उठाना तो अगले 5-7 दिन में फायदा उठा लेना। राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें तो सभ्यताओं के क्वेश्चन आएंगे, कॉमन क्वेश्चन आए थे, सामान्य क्वेश्चन आते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, कल तुम्हारे पेपर है, डरने की बिल्कुल कोई बात है ही नहीं। देखो मेरे भाई, एक प्रश्न ये सीईटी स्नातक में पूछा गया था, है ना, ये वाला प्रश्न पूछा गया था सीईटी स्नातक के अंदर। सीईटी स्नातक के अंदर जो पहली पारी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो का वो ट्रेंड लगातार रिपीट हुआ था अगले कई दिनों तक, मतलब कि अगले कई पारियों के अंदर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बालाथल की सभ्यता कहां है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। ये सभी बनास सभ्यता की स्थल है, ताम्रयुगीन है। बनास सभ्यता के स्थल है, किसके हैं, बनास सभ्यता स्थल हो जाते हैं बनास नदी के किनारे, और ये सभी ताम्रयुगीन है। कौन से हैं, ताम्रयुग के हैं ये 3, याद रखना। कालीबंगा की बात करें तो का से कालीबंगा, का से कांस्य, का से कालीबंगा, का से कांस्य, ओ है थाको माको सबको काका, काका काका याद रहेगा सभी को। का से कालीबंगा, का से कांस्य, कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा। अच्छा, बैराट की सभ्यता, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ल से बैराट है लोह युगीन, लोह युगीन सभ्यता है आपकी बैराट की, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में है। लेकिन नया जीके तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये जयपुर के अंदर है। मौर्यों के अवशेष मिले हैं, बौद्ध के अवशेष मिले हैं, बौद्ध धर्म के, और महाभारत युग के अवशेष मिले हैं मेरे सभी बच्चे, बस इतना याद रखना, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो मेरे भाई, सभ्यता के बाद में राजवंश वाले लफड़े में फंसना ही नहीं है। सांगा है तो हिंदू पथ है, कुंभा है तो हिंदू सुल्तान है, महाराणा प्रताप है तो उनसे संबंधित युद्ध वगैरह एग्जाम में पूछे जाएंगे, या मानसिंह है तो उनसे संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां तुम्हें पता होगी, या सवाई जयसिंह वगैरह जो भी बड़े बड़े राजा है उनके बारे में याद रखना। बाकी तुम्हें किसी लफड़े में नहीं फंसना। सीधा आ जाते हैं 1857 की क्रांति पर। मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में एक प्रश्न आता है कि कितनी सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी, है ना। यह सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खैरवाड़ा। एनी ब्या न देखे, एनी ब्या नहीं देखे, ठीक है। नसीराबाद अजमेर में 28 मई को क्रांति की शुरुआत होती है। कब होती है, 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, बस इतना याद रख लेना। नीमच का मुख्यालय ग्वालियर में, एरिनपुरा का पाली में, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर, खैरवाड़ा उदयपुर। चल मेरी डोल की डमाक डम, किसका झिंटिया किसका तम। ये एक प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई एग्जाम में कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था, संबंधित
राज्यों के अंदर पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था और उनके ऊपर है वो एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। कौन हुआ करता था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। सीधी सी बात तुम्हें याद रखनी है। और फिर एक गवर्नर जनरल हुआ करता था जो कि उस समय 1857 के टाइम में कैनिंग हुआ करता था, कैनिंग। और उसके बाद प्रांतों के अंदर एजीजी थे। तो भाई मेवाड़ में शॉवर्स था, मारवाड़ में मैक मॉसन था, जयपुर में ईडन, कोटा में बटन, कोट के बटन, सिरोही का हॉल, सिर में ठोलो पड़े जो हॉल हो जाओ मारवाड़ी में कहू, अजमेर में डिक्सन, भरतपुर को मॉरिसन और रॉक है वो प्रतापगढ़ को। एक क्वेश्चन ये आता है कि राजा कौन थे संबंधित रियासतों के अंदर? तो जोधपुर का तखत सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, उदयपुर का, देखो जोधपुर वाला याद रखना, उदयपुर वाला स्वरूप सिंह याद रखना, जयपुर का राम सिंह सेकंड, और इसके साथ साथ आपके पूछे जाते हैं बीकानेर का सरदार सिंह है, और जो अंग्रेजों के पक्ष में राजस्थान से बाहर जाकर लड़ा था। ये सभी तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। चल मेरी डोल की डमाक डम, अगले क्वेश्चन ये आ जाते हैं सीधा का सीधा एकीकरण पर। ये यहां पर अगर क्लियर नहीं दिखे तो थोड़ा सा जीव को दयान मत करना, थोड़ा सा धैर्य रखना। राजस्थान का जो एकीकरण है ये पीडीएफ सीधी की सीधी तुम्हारा भाई अभी टेलीग्राम में डाल देगा, तो तुम लोग है ना आराम से पीडीएफ को झूम कर करके देख लेना। लेकिन फिलहाल थोड़ी देर के लिए अपने इस बड़े भाई का साथ देंगे सभी मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर एकीकरण का जो पहला चरण है, मैं इस पीडीएफ को खराब नहीं करूंगा ना, नहीं तो क्या गुरुजी थे इतना यूं लिख दो, मैंने ठाई को नहीं पड़े, कोई बात नहीं भाई, मैं लिखूं को नहीं, ठीक है। तो आप पीडीएफ देख लीजिए। एकीकरण का पहला चरण है जो 18 मार्च मत्स्य संघ, दूसरा 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल। तो ये मत्स्य संघ है, पूर्व राजस्थान संघ है, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर सीधा 1949 के अंदर। देखो ये 1949 की बात हो रही है, ये 1948 के 3 चरण हैं, है ना, ये याद रखना। 1948 थोड़ा सा मेरे साथ साथ रिवीजन करना, अभी तो मजा आएगा। इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी आएगी, सब बहुत चीजें लेके आया हूं। मेरे दिमाग में ना मां सरस्वती, पता नहीं मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूं कभी कभी, मेरे अंदर ऐसे आइडिया आते कहां से बच्चों के लिए ऐसे आइडिया कहां से आते हैं? क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब करके रखते हो यार, है ना, इस वजह से बड़ा प्रेम है कि लाखों बच्चों का प्यार है। तो मां सरस्वती आशीर्वाद देती है, मेरे माथे पर हाथ रखती है कि बेटा ये पढ़ा दे, तेरे लाखों बच्चों का भविष्य बन जाएगा। खैर 1948 के अंदर 3 चरण, 49 के अंदर जो आपका वृहद राजस्थान और संयुक्त वृहद राजस्थान, फिर आपका राजस्थान संघ है, और फिर आपका आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956। अब इसमें कौन कौन सी चीज जो रियासतें मिली थी वो सब कुछ लिखा हुआ है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा। अभी क्या है कि मैं तुम्हारा ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, कल तुम्हारा पेपर है ना, तो फटाफट पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब इस समय में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन थे, राज प्रमुख किसे बनाया गया था, और विशेष विवरण यहां पर जैसे उद्घाटन वीएन गॉडगिल ने किया था, नामकरण के मुंशी ने किया था, किसका, मत्स्य संघ का। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये मजा आ रहा है कि तुम लोगों को, इतनी बढ़िया चीजें तुम्हें उपलब्ध करा रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच बता देना कि ऐसा कंटेंट कहीं मिलता हो तो बताओ। यूनिक क्वेश्चन लेके आ गया हूं, पूरी रात आप बैठ करके जागरण करेंगे, वो वाली बात थोड़ी। तो थोड़ी कंटेंट की बात होती है तब मजा आता है। तो ये थोड़ा सा प्लीज एक बार देख लेना, ये मैं टेलीग्राम पर जस्ट शेयर कर रहा हूं। राजस्थान के कल्चर के अंदर कुछ नहीं, स्थापत्य कला पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। स्थापत्य कला की हम बात करें तो दुर्ग वगैरह, महल वगैरह ज्यादा पूछे जाएंगे ना। दुर्ग में सब कुछ चीजें आ जाती है, महल बावड़ियां सब इसमें आ जाते हैं। इसके साथ साथ एक धार्मिक पक्ष है राजस्थान का, और ये प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपका लोक देवी देवता संत संप्रदाय के क्वेश्चन आएंगे, सामान्य से क्वेश्चन आएंगे। खूब अभ्यास कराया हुआ है, 12 घंटे की क्लास है, देखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान की ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं मेरे भाई। राजस्थान की ज्योग्राफी में पहला ही टॉपिक आता है भौतिक प्रदेश, पहला ही टॉपिक आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संबंध में। तुम्हारे भाई ने दिमाग ऐसा लगाया कि सीधा मैप से पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों को। कल एग्जाम में मुझे आशीर्वाद दो, नीलेश थाने घणो आशीर्वाद, ठीक है। था सगला साथियों ने, सब लाखों बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए, सब्सक्राइब किए हुए, उनके प्रति मेरा प्यार बरस रहा है। बस तुम लोग जाओ, मां सरस्वती तुम्हारे साथ है। भौतिक प्रदेश में बात करें तो इधर यहां पर हम बात करें तो ये पूरा आपका रेगिस्तानी प्रदेश है। इसमें भी ये अर्ध शुष्क है, और ये शुष्क है, और ये अर्ध शुष्क है। ये वाला प्रदेश है वो क्या है बेटा, शुष्क है, और ये वाला क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश हो जाता है। ये अरावली प्रदेश दूसरा हो जाता है, तीसरा मैदान हो जाता है, और चौथा जो आपके हैं वह आपके हाड़ौती प्रदेश है। इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो शुष्क प्रदेश है, और अर्ध शुष्क जो भाग है ना ये वाला, इस अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटा गया है। बच्चे क्या है कि पोती पड़ जग मुआ, पोती पड़ जग मुआ, गुरुजी याद ही को नहीं, वे काई करा। बेटा सिंपल चीजें पहले दिमाग में बिठाओ, कम से कम कंसेप्ट तो क्लियर करो, बाकी चीजें स्वतः ही अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है।
लूणी बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, शेखावाटी प्रदेश है और घग्गर बेसिन है। ये किसके पार्ट है? अर्ध शुष्क प्रदेश के भाग है। और अधिकांश प्रश्न 100 में से 50 से 60 प्रश्न, 100 में से 50 से 60% पेपर है वो सरल लेवल का ही होता है। सीईटी में चिंता ही मत करो, 50% से ज्यादा सरल ही आएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। फिर ये आपका कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जो ये आपके यहां पर है। फिर आपके हाड़ौती क्षेत्र हो जाता है। अब ये थोड़ा सा जिलों के अनुसार भी मैंने एक मैप लगा दिया है, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, ये तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब एक प्रश्न नदियों का आता है जो तुम्हें बड़ा कंफ्यूज करता है। तुम लोग बड़े यूं कंफ्यूज होते हो कि गुरुजी कौन सी नदी कहां बहती है, हमें को नहीं पता चलता है कहां क्या चीज है। कोई बात नहीं, यहां पर बात कही मैंने बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, राजस्थान में बहने वाली वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में बनास है, चंबल है और बाणगंगा की सहायक नदियां। अरब सागर यानी कि जो आपका इधर गुजरात की तरफ तो लूणी, माही और साबरमती है। अंतः प्रवाहित जो राजस्थान के अंदर ही गायब हो जाती है वो साबी, कांतली, कांकली, कांकणी है, रूपारेल है, मेंढा है, रूपनगढ़ है। ये कई नदियां हैं जो मैंने तुम्हें आज दिन में भी बताई थी। ये थोड़ा सा भाई मैप है। अब मैं इस मैप को 2 टुकड़े नहीं कर सकता था और इस वजह से ये राजस्थान के खनिज है ना, ये भाई खनिज है, पढ़ लीजिए, ठीक है। खनिज सीधो सीधो क्वेश्चन आवेला एग्जाम में। और खनिज में कुछ नहीं है, बस जो इंपोर्टेंट खाने हैं ना वो तुम थोड़ा सा याद कर लेना। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो खान है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर ध्यान देना। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट वाली बात कहूंगा। जैसे यहां पर हम बात करें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे घोटारू, डांडेवाला, गमने वाला, मनियारी टिब्बा, ये जैसलमेर के अंदर गैस, प्राकृतिक गैस से संबंधित है। तनोट, बागे वाला और सादे वाला ये जो खनिज तेल है। और पीला ग्रेनाइट कहां? जैसलमेर में। बस इतना याद कर लेना। उधर हम बात करें तो ये आपका बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है। आपके लिग्नाइट, पलाना, बरसिंगसर वगैरह ये आपके इस सेक्टर से संबंधित हो गया। अच्छा, इधर हम बात करें झुंझुनू की तो आपका ये डाबला सिंगाना हो गया, खेतड़ी सिंगाना हो गया। लो एक्स में देखो ये आपका मोरिजा बनोला जो क्षेत्र है ये आपका कहां पर स्थित है? ये जयपुर क्षेत्र के अंदर। नीमला, रायसेला ये दौसा के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामपुरा आगुचा जो सीसा जस्ता की खान है वो भीलवाड़ा में स्थित है ना, ऐसे याद करो। और तो क्या बताऊं तुम्हें, है ना। ये देखो मांडव की पाल, फेल्सपार ये डूंगरपुर का फेमस है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सोने के भंडार के लिए जो तलवाड़ा, लीलवाना वगैरह या जो आपके इंपॉर्टेंट होता है ना, जैसे हम सोने की जो खान है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। बताओ कौन सी है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे, ठीक है। हाँ सर आपने तो पेपर आउट कर दिया बेटा लीगल तरीके से, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर प्रूफ देता हूं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, कल इसमें से एक प्रश्न पक्का है, एक प्रश्न पक्का हर पारी के अंदर पूछा जाएगा, एक से ज्यादा ही पूछे जाएंगे, चिंता ही मत करो। ये थोड़े से तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। ओके, गोल्ड की खान बांस और जगपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया ये सब बांसवाड़ा में याद रखिएगा। इसके साथ साथ है ना, जैसे बांसवाड़ा में बात करें जगपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया यहां पर लिखा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा याद करना, ये गोल्ड से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चल मेरी डोल की डमाक की डम। राजस्थान पॉलिटी के अंदर क्या है कि वैसे तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक आयोग वाला प्रश्न है, वो बार बार बच्चों को परेशान करता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। संबंधित आयोग की स्थापना कब हुई ये तुमसे पूछा जाएगा। आयोग में बात करूं तो राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 में हुई थी। कांता खतूरिया पहली हेड थी इसकी। राज्य मानवाधिकार आयोग, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंधित जो प्रश्न है वह 2000 में स्थापना हुई। ह्यूमन राइट कमीशन की, जो राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन जो है RHRC 2000 में स्थापना होती है। कांता भटनागर पहली हेड है। गंगाराम मूलचंदानी ये वर्तमान में है, गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के हेड हैं। राज्य सूचना आयोग जो MD कोरानी तो है, इसके पहले हेड हैं। 2006 के अंदर सूचना आयोग की स्थापना होती है। ML लाठर जो है वर्तमान में इसके हेड हैं। ML लाठर है वो इसके क्या है, वर्तमान में सूचना आयोग के हेड है। कब स्थापना हुई बस डेट याद कर लेना थोड़ी, इतना मैं तुम्हारी हेल्प, तुम्हारा भाई। 1 घंटे में क्या होता है ना, कहते ना 2 मिनट में क्या होता है, 2 मिनट में मैगी बनती है, वैसे टाइप से तो 1 घंटे में वो चीजें बता सकता हूं जो एग्जाम में कल आएगी तुम्हारे। बस हमेशा तुम्हारे प्रति प्यार है, इस वजह से क्या है कि वो क्लास में तुम्हारे लिए लगा देता हूं कि बेटा ये आएगी, और आएंगे प्रश्न, तुम कल खुद कहोगे, कमेंट करोगे कि देखो सर आपने बताया और क्वेश्चन आए।
राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना है वो 1973 में होती है। पहले लोकायुक्त थे वो आईडी दुआ थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वर्तमान पीके लोरा है जो कि आपके 13वें हैं जो वर्तमान में है। राज्य वित्त आयोग 1994 में स्थापित होता है। के गोयल इसके पहले हेड थे। के गोयल है वो इसके फर्स्ट थे और वर्तमान में जो इसके हेड है उनका नाम हो जाता है प्रद्युम्न सिंह, याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग 1994 में स्थापित होता है और अमर सिंह राठौड़ इसके पहले हेड थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ इसके पहले हेड हुआ करते थे। मधुकर गुप्ता इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है राजस्थान के। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था सीईटी स्नातक के अंदर। निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में राजस्थान के अंदर। एक नवीन नियुक्ति हुई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन जो आपके ऑफिसर है, और यहां पर याद रखिएगा मुख्य निर्वाचन जो ऑफिसर है वो नवीन महाजन है। अब आ जाते हैं राजस्थान की पॉलिटी के बाद सीधा इंडिया पॉलिटी पर। बड़ा मजा आएगा, देख लेना। हाँ जी, हाँ, सीईटी के बाद राजस्थान पुलिस भर्ती आएगी तो तुम्हारा उसका कोर्स लाओ लाएंगे यार। कोर्स वही लाता हूं जहां मैं 90% क्वेश्चन हूबहू लेने की औकात रखता हूं। सारे कोर्स लाऊंगा मैक्सिमम जिसमें मैं 90% प्रूफ दूंगा एग्जाम के बाद में। तो सारे कोर्स लाऊंगा बेटा, सब्र रखो। एक है आपका संविधान की विशेषताएं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और तुम्हारा जो इंडिया पॉलिटी का जो सिलेबस है ना, मैं कहूं तो छोटा सा सिलेबस है। इंडियन पॉलिटी का सिलेबस अनिल सर ने ऐप में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है तुमको। आरएस मेंस में भी पढ़ा रहे हैं, अब पटवार बैच में भी बहुत शानदार पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं में 13 विशेषताएं दी गई है और इसे कहते हैं माइंड मैप। अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम जब माइंड मैप रखा, इसके पीछे उद्देश्य क्या था सर? ऐसी चीजें बच्चों को बताई जाए जो सीधे दिमाग के अंदर मैप बन जाए, बच्चे भूले ही नहीं कभी लाइफ के अंदर। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे पढ़ोगे तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, प्रस्तावना है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित और निर्मित संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य। और ये बहुत अच्छी विशेषता है। कठोर और लचीलापन भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है और सीधा सीधा क्वेश्चन कल तुम्हारे पेपर के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना, याद रखिएगा। आपातकालीन उपबंध 352, 356, 360 अनुच्छेद और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य। पहले हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और हमें किसी ने अगर छेड़ा तो उसकी हम बैंड बजा देंगे, जैसे हम पाकिस्तान वालों की बजा देते हैं, ठीक है, घर में घुस के, वो वाली बात है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। मतलब इस बात पे सभी बच्चे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना कि देखो सर इतना शॉर्ट कंटेंट आपने हमें दे दिया, अभी तो रुको। ये भारतीय संविधान की प्रकृति भी मेरे लाडलों के सिलेबस में है। अरे क्यों डरते हो? मैं हमेशा कहता हूं ऐप में डिटेल में पढ़ो, 4 महीने 5 महीने 6 महीने मेरे साथ, और लास्ट टाइम में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पढ़ाऊंगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी मिला के दिखाऊंगा। हमेशा कहता हूं, है ना, हमेशा कहता हूं। यूं नहीं कि बड़ी कोई कोचिंग देखी, अरे वो लोग जो है बड़ी बड़ी कोचिंग है तो पैसे कमा के कब के गोड़ हो गए, ठीक है। हमेशा कहता हूं, भटकना नहीं है कभी भी। भारतीय संविधान की विशेषता के अंदर संघात्मक लक्षण भी भारतीय संविधान में है और एकात्मक लक्षण भी भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसके संघात्मक प्रवृत्ति को दिखाती है, फेडरलिज्म को दिखाती है, वो कौन सी विशेषता है? सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। संघात्मक विशेषता बताइए भारतीय संविधान की। लिखित संविधान, संविधान संशोधन, देखो लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जहां पर साधारण संशोधन, विशेष बहुमत और तीसरा जिसमें विशेष बहुमत यानी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ आधे से ज्यादा विधान मंडलों का भी साथ होना जरूरी है। तो ऐसा है कठोरता का, है ना, ये संविधान संशोधन 3 प्रकार का। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी है वो आजाद है अपने आप में, है ना, जज किसी की भी बैंड बजा देते हैं, तुमने वीडियो देखे होंगे ना। हाँ, एकात्मक लक्षण क्या है भारतीय संविधान के अंदर? सीधा सीधा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा और तुम लोग ये बताना कि राज्य के अंदर जो केंद्र के द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है ना, जो राज्यपाल है वो केंद्र के नुमाइंदे होते हैं जो राज्यों में बैठे रहते हैं, सांस की तरह, है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस टाइप वाली बात है। हाँ जी, ठीक है, ओके। आपातकालीन स्थिति में संसद की विधि निर्माण की शक्ति, बिल्कुल संसद जो अध्यादेश लाती है, नए राज्यों का गठन,
राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, ज्वाइन कर लो और पढ़ लो। अभी जस्ट 10 मिनट के अंदर ये पूरी पीडीएफ डाल रहा हूं, ठीक है, आराम से झूम कर करके देखना, झूम बराबर झूम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आ जाइए मेरे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जिसे हम कहते हैं, सीधा सीधा प्रश्न आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। और भारतीय संविधान की जो आत्मा है, भारतीय संविधान का जो सार है वो यही है। और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये विशेषता है भारतीय संविधान की। समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक हो गया, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार का न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहां पर ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है ना, एकता और अखंडता की बात कही गई है, बंधुता की बात कही गई है, और 26 नवंबर को इसे अंगीकृत किया गया। ये प्रस्तावना की इतने सारे प्रश्न हो गए। लो गुरुजी कठिन है, कठिन है, काहे कठिन है? कोई कठिन नहीं है। हमारे हिम्मत नहीं कर पाने के कारण कोई भी काम कठिन नहीं होता है लाले। कठिन तो कोई काम इसलिए है कि हम हिम्मत ही नहीं करते। हिम्मत करो और अपनी सारी सिचुएशन चेंज करो। आगे आ जाओ। मूल अधिकार, सीधी सीधी बात है, तुम्हारे सिलेबस में शामिल है। तुम्हारा भाई सिर्फ 2 मिनट में तुम्हें वो क्वेश्चन बता देगा जो कल पेपर में आएंगे, और लेवल ग्रेजुएशन से लो रहने वाला है, टफ नहीं रहेगा। फिर से कह रहा हूं, डरना नहीं है। बैठो एग्जाम में, एकाग्रता को अभ्यास करके आना 3 घंटे। मूल अधिकार कहां से लिए गए? सबसे पहला पॉइंट जो मूल अधिकार है वो कहां से लिए गए? सीधा सीधा पॉइंट जो सबसे पहले आता है, मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं, सीधी सी बात है। और ये व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, यानी मानव होने के नाते आपके कुछ राइट हैं, अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है। ये भारतीय संविधान के द्वारा भारत के हर एक नागरिक को और कुछ कुछ विदेशी नागरिकों को भी ये अधिकार दिए गए हैं। स्थायी प्रतिबंध संसद के द्वारा, अस्थायी निलंबन राष्ट्रपति जी के द्वारा। 20 और 21 किसी भी सूरत में आपका कहते हैं निलंबन नहीं होगा, जो आपका जीवन का अधिकार है। 21 के अंदर, अनुच्छेद 21 के अंदर किसका अधिकार है? आपका जीवन की स्वतंत्रता जो है वह इसमें शामिल है। 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। और संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के अंदर, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंदर आपका हटा दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी में, और इसको अब 300 का जो आपका अनुच्छेद है उसमें शामिल कर दिया गया है। यह आपको यहां पर याद रखना है। अब कौन कौन से मूल अधिकार हैं कल वाले पेपर के अंदर, और 2 पारी जो होगी 6 लाख मेरे भाई बहन कल पेपर में बैठने वाले हैं। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 डिटेल में पहले वाली क्लास में करवा चुका हूं। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में 4 प्रकार के जो अनुच्छेद हैं वो स्वतंत्रता से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। विशेष रूप से बात करें बाल श्रम निषेध यहां पर इसमें किया गया है। धर्म को मानने और अबाध रूप से आगे जो है उसको मानने की जो आपके यहां पर आपको राइट दिए गए हैं वो 25, 26, 27, 28 के अंदर है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो विशेष रूप से माइनॉरिटी वर्ग वगैरह उनके लिए, ये 29 और 30 के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे पूछा जाएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसके तहत अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं तो आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, बोलोगे चाचा जी हमें अधिकार नहीं मिल रहे। सुप्रीम कोर्ट लगाएगा फटकार और सरकार को वो अधिकार देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। लाइक कर दो भाई क्लास को फटाफट। ये वो पॉइंट है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। वह यह है कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या अपनाया है। यूनाइटेड किंगडम से हमने संसदीय सरकार यानी ब्रिटेन से जो हमने अपनाया है, वह आपसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या अपनाया है? संसदीय सरकार जो इंडिया के अंदर है वो हमने ब्रिटेन से अपनाई है। विधि का शासन, एकल नागरिकता। अमेरिका से हमने जो मूल अधिकार वगैरह है ना, अधिकारों का विधेयक है, मूल अधिकार है, न्यायिक समीक्षा हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, मूल अधिकार हो गए, ये अमेरिका से अपनाए हैं। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल वाली पेपर के अंदर अगर मुझे पूरा विश्वास है कि 6 पारियों में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आयरलैंड से हमने क्या अपनाए हैं। नीति निदेशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है ना, अनुच्छेद
36 से लेकर 51 तक जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। और इधर हमने बात की थी किसकी लाला, हमने इधर बात की थी अनुच्छेद आपके मूल अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 14 से लेकर के, हाँ वैसे तो 12 से, लेकिन 14 से लेकर आपके 35 तक, 14 से 35 तक आपके मूल अधिकार है। और इधर आपके 36 से लेकर 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व है। मजा आया ना? ऐसी क्लास देखा करो जिसमें टेंशन फ्री हो जाओ, है ना। एक चैनल सब्सक्राइब करके रखो और बाकी लफड़ाई भूल जाओ, बढ़िया तैयारी करो। कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मैं शपथ लेता हूं, ठीक है। तो तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, जैसे समवर्ती सूची है और ये प्रस्तावना की शब्दावली वगैरह होगी, ये सब चीजें। फ्रांस से हमने फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो हमने हमारी प्रस्तावना के अंदर शामिल किए हैं, ये हमने कहां से लिए हैं, ये हमने सब फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर लिए। कनाडा से हमने अर्धसंघीय सरकार वगैरह हो गया। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, यहां पर यह भी अच्छा प्रश्न है। भाग 4 के अंदर, भाग 4 के अंदर आपके भाग 4 क के अंदर अभी बताऊंगा मैं, अनुच्छेद 51(1) है जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, कल वाले पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। विमर गणराज्य से आपातकालीन प्रावधान, संविधान संशोधन हमने कहां से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने अफ्रीका से लिया है। ये आ जाओ, अब भारत के संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद कौन सा है बेटा, सीधी सी बात याद कर लेना, हमेशा लाइफ का एक फॉर्मूला रखना, चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट, चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। बेस्ट चीज है उसको पढ़ लो, बेस्ट कोई कंटेंट है उसको देख लो, यूट्यूब चैनल वगैरह, बाकी सबको छोड़ दो। जिंदगी में बेस्ट लोग रखो अपने आसपास, बाकी सभी यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए, बहुत सुख पाओगे। अनुच्छेद 51 क के अंदर और संविधान के भाग 4 क के अंदर आपके क्या शामिल है, मूल कर्तव्य, यानी कि हमें राइट तो हर बंदे को चाहिए कि गुरुजी मैंने अधिकार दे दो, समानता का अधिकार है मेरे को, लेकिन बेटा तेरे कर्तव्य भी हैं, तो अगर कर्तव्यों का पालन करेगा तो ही तुझे अधिकार मिलेंगे। तो लोकतंत्रात्मक राज्य के अंदर आपको टोटल 11 कर्तव्य हो जाते हैं, जिसमें संविधान का पालन करना है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आदर्श को प्रेरित करने वालों को हृदय में संजो के रखना है, भारत की प्रभुत्व वगैरह, ये सब तुम पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे अभी डाल रहा हूं। एक पंचायती राज वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज, ये सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने सारे पॉइंट यहां पर, मैंने इंटरनेट देवता का ज्यादा सहारा लिया, जो कंटेंट जिस भी भाई ने इंटरनेट पे अपलोड किया था, मैंने वो सारी चीजें तुम्हें एकदम ऑथेंटिक उपलब्ध कराई है। ये कलेक्शन मेरा है। और ये देखिए यहां पर देखो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जिससे 29 विषय हैं जो आपके कहां पर स्थानीय स्वशासन के अंदर, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 है ना, ग्राम सभा के वगैरह के संबंध में ये सब बात पढ़ते हो। 11वीं अनुसूची ये आपके पंचायतों से संबंधित है। जब हम बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, जिसमें किसका है, पंचायतों के संबंधित। शुरुआत सबसे पहले नागौर से होती है, 2 अक्टूबर को बगदरी गांव से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अगर समितियों की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बलवंत राय मेहता समिति है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1957 की। बाकी सभी समितियां याद रखना। त्रिस्तरीय ढांचा यहां पर अपनाया गया है और 73वां संविधान संशोधन में 33% सीटें महिलाओं के लिए हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम मैं PDF या टेलीग्राम पर भेजूं, अभी के अभी लिंक पर क्लिक करना है, टेलीग्राम में जाने का, PDF पढ़ने का और आराम से नींद देखना, सुबह पेपर देने जाना, आशीर्वाद है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और यहां पर और ज्यादा यहां पर विशेष चीजें बताई नहीं गई है, पढ़ लेना। इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी ऑलमोस्ट जो सिलेबस में शामिल थी वह सब चीजें मैं तुम्हें करवा चुका हूं एकदम शॉर्ट के अंदर। यानी मुझे ये क्लास स्टार्ट किए हुए आधे घंटे से भी कम समय, आधा घंटा क्या 25 मिनट हुए, ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। इंडिया ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा चीजें मैं तुम्हारे लेकर के आया हूं। एनसीईआरटी के वो नक्शे जो मेरे भाई बहनों के काम आएंगे, कहां ढूंढते फिरोगे, हमेशा कहते हो उस व्हाट्सएप पे सर मुझे ये नक्शा भेज दो। आज मैं टेलीग्राम पे ये सारे नक्शे भेज रहा हूं, तुम ले लेना। कि हिमालय का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह आपका कौन सा है, नामचा बरवा है, जो 7756 आपका पूर्वी बिंदु 7756 मीटर ऊंचा। इधर हम बात करें नंगा पर्वत है जो पश्चिमी बिंदु है, याद रखिएगा। और भी बहुत सारी छोटियां वगैरह यहां पर दी गई हैं। थोड़ा और ध्यान से देखें तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट,
ये सबसे इंपॉर्टेंट मैप है। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तुम्हें तो तुम्हें बहुत मजा आएगा कि सर एक एक चीज हमें क्लियर है। कल जो तुम्हारा पेपर होगा उसमें यहां से संबंधित पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे हम बात करें नदी तंत्र की तो सिंधु की सहायक नदियां ये रही, गंगा की सहायक नदियां आपके गंगा, घाघरा, ये गंडक, कोसी, सोन मैदान से मिलती है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाएगा, भारत का रूर प्रदेश जो खनिजों से संपन्न है, झारखंड वगैरह के अंदर यहां पर फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार, गारो खासी जयंतिया के पहाड़ियां कहां पर है, मेघालय के अंदर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ये आपकी हो गई है ना। अभी नदियों वाली चीजें अभी तो और आनी बाकी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी, तापी और नर्मदा, ये इनकी बीच में से मतलब भ्रंश घाटी से होके बहती है। महादेव की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां सब मध्य भारत के अंदर है। इधर आपके क्रम देखो तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इधर हम बात करें दक्षिणी भारत की जो चोटियों के अंदर नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं मेरे भाई, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और इधर कर्नाटक, इनकी सीमा में स्थित है। अन्नामलाई जो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, पर्वत श्रेणी है, अनई मुड्डी 2695 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह प्रश्न हो गया तुम्हारे क्लियर। ये एनसीईआरटी का नक्शा है, अभी मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, है ना, तुम लोग देख लेना। और क्वेश्चन तो सीधा सीधा इसी से आना है, इसी से आना है, आया जाएगा कहां पर। ठीक है, अब ये कोई पहला एग्जाम तो है नहीं, मुझे डर नहीं लगता एग्जाम से, है ना। ये तो मेरे जिंदगी के अंदर मैं जो पढ़ाता हूं तो ये सैकड़ों वाला पेपर है, जैसे 200-300 पेपर हो चुके हैं, हर बार मेरा तो यही काम है। तो बहुत आसान चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो दर्रे एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। जम्मू कश्मीर के अंदर जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा, ये हो गया। इधर हम बात करें तो ये शिप किला हो गया, रोहतांग दर्रा पूछा जाता है। सीईटी स्नातक के अंदर भी पूछा गया था, आपका नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है पूछा गया था, जो कि आपके सिक्किम के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? सिक्किम के अंदर स्थित है जोजिला, ये नाथुला दर्रा जो भारत चीन के बीच में है। बोमडिला, यांग्याप और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, यांग्याप और दिफू दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा है जो मणिपुर में है और नीति दर्रा, लिपुलेख, माना ये उत्तराखंड के अंदर है। बाकी थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये भी कई बार एग्जाम में आते हैं। पालघाट दर्रा केरल के अंदर है। पालघाट दर्रा ये आपके कहां पर स्थित है? ये केरल और तमिलनाडु के बीच में, तो ये आपको याद रखना है, केरल के अंदर स्थित है यहां पर। बाकी थालघाट और भोरघाट है तो वो महाराष्ट्र के अंदर है। यहां पर कौन सा है? थालघाट, और एक आपका भोरघाट, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, अब ये बहुत बढ़िया चीज है, ये जो मैप है एनसीईआरटी का, ये यहां से भारत की नदियों का प्रश्न पूछा जाएगा। तुम लोग तैयार रहना, जैसे सीईटी स्नातक में पूछा गया था वैसे के वैसी चीजें यहां पर तुम्हें पूछी जाएगी, याद रखना मेरे भाई। सीधी सीधी बात है, मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो। यहां देखिएगा सिंधु की सहायक नदियां, और इधर जो गोविंद सागर जलाशय जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ये आपकी एक कृत्रिम जलाशय हो जाता है। फिर आपकी नदियों के अंदर हम बात करें तो ये वैसे तो मैंने बता दी थी, है ना, अलग से है नहीं, अलग से नहीं, कोई देखने की जरूरत नहीं है। वैसे एक अलग से एक मैप है, उसको देखते हैं ना, उसमें एक रंगीन मैप है, वो थोड़ा सा दिखा देता हूं, है ना, उसमें सारी झीलें वगैरह क्लियर हुए। आ जाइए, भारत के प्रमुख बांध, है ना, भारत के प्रमुख बांध तुम्हारे सिलेबस में है, और बांध से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे हम बात करें बांध के अंदर जो इंपॉर्टेंट बांध है, चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। बाखड़ा नांगल बांध, ये पोंग बांध, ये आपके कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जैसे हम बात करें हीराकुंड बांध की, ये कहां पर है? ओडिशा के अंदर महानदी पर स्थित है। ओडिशा के अंदर महानदी पर है। कौन सी नदी? महानदी। मयूराक्षी बांध वेस्ट बंगाल के अंदर है। नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? ये तेलंगाना के अंदर है। सोमशिला यहां पर हो गया आंध्र प्रदेश में। इडुक्की बांध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल के अंदर स्थित है। और सरदार सरोवर ये गुजरात के अंदर हो गया। इंदिरा सागर बांध गांधी सागर एमपी के अंदर। राजस्थान में आपका जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, कोई अलग से बात है नहीं। इधर भारत की प्रमुख झीलें जो सिलेबस में शामिल हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी झील है तुम्हारे किस जिले में, किस स्टेट में स्थित है? तो ये कश्मीर वाली जो वुलर और डल झील तो एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान वाली तुम्हें सब आती है। महाराष्ट्र की एक क्रेटर झील है जो ज्वालामुखी से बनी है, वो है लोनार झील।
और माइंड मैप बना रहा हूं तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम भूलोगे नहीं कभी लाइफ में। और ऐप में इससे 10 गुना अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है। वहां पर तो फुल टाइम होता है, 6-6 महीना होता है हमारे पास, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाने का टाइम होता है। यहां पर रिवीजन यूट्यूब पे। लोकटक झील आपके मणिपुर के अंदर है, जहां पर डांसिंग हिरण बहुत फेमस है। आपकी 7 ताल है उत्तराखंड में। चिल्का झील आपकी ओडिशा के अंदर है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुड्डी और वेम्बनाड झीलें ये कहां पर है? ये केरल के अंदर स्थित है। ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लो जी, सीधे सीधे प्रश्न है। और मेरे पीछे अगर आप मैप को अच्छे से देख पा रहे हो तो ये देखो मैप, और ये है नंबर 1 मैप। एकदम सारी चीजें मेरे भाई बहनों के लिए सीधी सीधी सामने पड़ी है, सारी चीजें सामने पड़ी है। बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ पाओगे। थोड़ा सा और एक मैप मुझे अच्छा सा मिल गया था तो मैंने इसको भी यूज किया यहां पर। जैसे जम्मू कश्मीर की शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, वुल्लर झील है, लोनार हो गई। महाराष्ट्र के अंदर एक पवई हो गई। हुसैन सागर जलाशय कहां पर है? ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। जैसे हम बात करें तो ये हुसैन सागर वाला है आपका तेलंगाना के अंदर। कोलेरू हो गई, पुलिकट हो गई, पुलिकट कई बार पूछी जाती है ना। चिल्का, लोकटक, खैर सारी हो चुकी है। आगे आ जाइए। हिमालय नदी तंत्र 100% छपेगा, 100% पूछा जाएगा। हिमालय नदी तंत्र के अंदर 3 नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन बार बार आएगा, हर पारी के अंदर आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन ध्यान रखना। सिंधु नदी तंत्र की हम बात करें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सिंधु की है। गंगा नदी तंत्र के अंदर गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, चंबल, काली सिंध, बेतवा, ये सब गंगा की क्या है? सहायक नदियां हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट सहायक, कुछ कुछ डायरेक्ट सहायक है, कुछ कुछ डायरेक्ट सहायक नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसमें आपका बराक हो गई, सुबनसिरी हो गई और आपकी लोहित हो गई, एक नदी जिसका नाम है लोहित नदी है। ये भी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत, बांग्लादेश 3 स्थानों से बहती है। यारलुंग सांगपो इसका नाम है। क्या नाम है इसका? यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो इसको कहते हैं तिब्बत के अंदर, जहां से ये निकलती है। इसका एक उपनाम हमें मिलता है, याद रखिएगा। सहायक नदियों वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा मेरे भाई, आएगा। आगे बढ़े। ओके, गंगा नदी तंत्र है तो सीधी सी बात है, तो आपका सोन नदी ऐसे आती है, बेतवा ऐसे है। चंबल के अंदर आपकी जो अन्य मतलब बात करें यमुना की सहायक है, चंबल, बेतवा, फिर ये आगे जाके गंगा में मिलती है। ये सब मैंने आपको यहां पर बता दी है, ठीक है। और एक बार फिर से भारत की नदियों के बारे में बताया गया, जहां पर हिमालय नदियां बताई गई है। और हिमालय नदियों के अंदर आपके हिमालय नदियां हैं और इसके साथ साथ गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन सब की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को थोड़ा सा देख लेना, इसके बारे में अभी हमने बात नहीं की है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में महानदी, गोदावरी, स्वर्णरेखा वगैरह ये हो गई। थोड़ा सा नाम से भी हो जाए तो एक बार के लिए तो कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब भाई 1 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस का सार बताना अपने आप में काफी टिपिकल काम होता है। 3 घंटे लगे तब ये पूरा कंटेंट एक जगह आया है, मेहनत काफी लगी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखना अपने इस चैनल को। गंगा की जो सहायक नदी है, सॉरी, गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगोत्री से निकलती है और देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो बाद में वो गंगा कहलाती है। देवप्रयाग के बाद में इसको गंगा कहते हैं। गंगा नदी की विशेषताएं हैं। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। ये एक शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन तुम लोग है ना धैर्य बना के रखना थोड़ा सा। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भेज रहा हूं, जूम करके अच्छे से देख लेना। ये चंदोली नेशनल पार्क दिख रहा है? हाँ गुरुजी दिख रहा है, चंदोली नेशनल पार्क। और चंदोली नेशनल पार्क तुम्हारे पूछा गया था, कब पूछा गया था पता है तुम्हें? सीटी स्नातक के अंदर। सीटी स्नातक के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। चंदोली नेशनल पार्क कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र के। चंदोली हो गया, नवेगांव हो गया, पेंच हो गया। देखो चंदोली हो गया, नवेगांव हो गया, पेंच हो गया, संजय गांधी हो गया। गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है। दुधवा उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया। फिर राजस्थान का हो गया। बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क है ना। और बताऊं तुम्हें, अच्छा लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क है।
और हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ पिन वैली इंपॉर्टेंट है, कार्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी है उत्तराखंड की फेमस है। असम के अंदर मानस फेमस है, काजीरंगा फेमस है, राजीव गांधी याद रखना। और मणिपुर का कैबुल लामजाओ जहां पर नाचते डांसिंग हिरण जहां के बहुत फेमस है। और बताऊं तुम्हें, और बता देता हूं, पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क है। भितरकणिका और सिमलीपाल जो जो तुम्हारे भाई ने रेड किए है ना, उसको तुम टेलीग्राम में अच्छे से देख लेना, ठीक है। और इंद्रावती है तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और भी बहुत सारे दिए गए। महात्मा गांधी समुद्र ये अंडमान निकोबार के अंदर है। शेडल पीक हो गया, माउंट हैरियट हो गया, नाम है अलग अलग, ठीक है। मुकुर्ती हो गया, मुद्दुमलाई हो गया, ये सब ये तमिलनाडु के अंदर है। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल का है, अनाईमुडी है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। एमपी के अंदर आपका पेंच नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पन्ना है, माधव है ना। कुनो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनो नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में, जहां से नाइजीरिया चीते लाए गए थे। अब बस एक मतलब 5 मिनट में सारे नेशनल पार्क करा दिए, अब और क्या करूं बताओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स नाम की, अपने बात करें तो करंट अफेयर्स में पदाधिकारी जरूर याद रखना, राजस्थान के हैं चाहे इंडिया के। नए पदाधिकारियों की नियुक्ति जो हुई है वो मैंने तुम्हें बताया था, है ना। अलग से करंट अफेयर्स में 10 बार पढ़ा चुका हूं, तो टेंशन मत करना, ठीक है। ओके, ये देखो पैरालंपिक के अंदर भारत को 18वां स्थान मिला है और 29 पदक हमने जीते हैं। ओलंपिक के अंदर हमने 71वें स्थान को प्राप्त किया, 6 मेडल जीते हैं। 1 रजत मिला है नीरज चोपड़ा को और 5 कांस्य हमें मिले। और वैसे मैंने पीडीएफ इसकी डाल रखी है टेलीग्राम पर। ओलंपिक पैरालंपिक से एक प्रश्न पक्का है, मैं वो पीडीएफ अभी जस्ट एक बार वापस शेयर कर दूंगा, हाथ से लिखी हुई पीडीएफ है, टेंशन मत लेना। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर की पीडीएफ जरूर पूछी जाती है, कौन सी पीडी में किसका इस्तेमाल हुआ था। जैसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल पहली पीडी में हुआ, तीसरी पीडी में आईसी चिप का इस्तेमाल हुआ। परम सर वाली पीडीएफ पढ़ लेना। इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला थोड़ा ज्यादा ही पूछे जाते हैं। खैर, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आराम से कर लेना, डरना मत। दिशा वाले, जैसे राम दक्षिण में गया, फिर लेफ्ट राइट मुड़ गया, फिर यूं मुड़ गया, यूं मुड़ गया, तो वो चीजें तुम कर लेना। इसकी काकी का, ताऊ का, लड़के का, लड़की तुम्हारे क्या लगेगी। नंबर सीरीज आगे कौन सा नंबर आएगा, थोड़े से वैसे तो रीजनिंग की क्लास लगी थी, तुम लोग अच्छे से अभ्यास कर ही लेना। हिंदी में रटने वाली जो चीजें है ना, जैसे विलोम शब्द हो गया, आपका विलोम हो गया, पर्याय हो गया, बहुत आसान आसान आते हैं ना। विलोम हो गया, पर्याय हो गया, ये युग्म हो गया, सिंपल सिंपल चीजें हैं, वो पढ़ लेना, ठीक है। बस इतना ही था। तुम्हारे भाई के द्वारा जो मेहनत की जा सकती थी वो मैंने की। इसकी पूरी पीडीएफ ये मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली बताऊं ना तो मैं जितनी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, जब तक समय है तब तक अच्छी क्लास लगा लेता हूं। एग्जाम हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, तो जब तक हमारे पास टाइम होता है तब तक तुम्हारे लिए खूब क्लासेस लगाने की कोशिश करता हूं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विद इन 45 मिनट्स मैंने तुम्हें सब चीज़ बता दी है। टेलीग्राम पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। और हाँ, ये जरूरतमंद बच्चे जिन्होंने फायदा नहीं उठाया अभी तक उठा सकते हैं, बाद में इसकी अपनी प्राइस बढ़ जाएगी। तो बढ़िया एकदम सीटी दे के आ जाओ और फिर पढ़ो ऐप के अंदर। ये हिस्ट्री की सभ्यताएं, 1857 की क्रांति, एकीकरण पढ़ लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी, भौतिक प्रदेश, नदियां, खनिज और जनगणना से थोड़े आएंगे, वो भी करवाया हुआ है। पॉलिटी के अंदर कुछ आयोग हैं, जैसे 1999 का कौन सा है, महिला आयोग है। आरएचआरसी कब का है, 2000 का है। 2006 का सूचना आयोग है। लोकायुक्त 73 का है। और वित्त आयोग 1994 का है। 1994 का निर्वाचन आयोग है। इंडिया पॉलिटी पर मैंने विशेष फोकस किया। मुझे नहीं लगता 5 क्वेश्चन आएंगे तो 4 क्वेश्चन इसी क्लास में से मिल जाएंगे। अगर लेवल अच्छा रहा तो आराम से मिल जाएंगे, कंसेप्ट बेस अगर क्वेश्चन आए तो। भारतीय संविधान की विशेषताएं करवा दी, संविधान की प्रकृति कैसी है वो करवा दी, जो प्रेम्बल करवा दी, फंडामेंटल राइट करवा दिए। ये देखो कहां से हमने क्या अपनाया था और मूल कर्तव्य अपना लिए, नीति निर्देशक तत्व बता दिए और पंचायती राज को करवा दिया। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल जो आपका फिजियोग्राफी डिवीजन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इस मैप को भी अच्छे से देख लेना मेरे भाई, और फिर आपके दर्रे वगैरह देख लेना। और अभी 2000 के लगभग बच्चे लाइव जुड़े हुए, इस क्लास को एंड होते ही एक प्यारा सा कमेंट तो कर देना, मेरा जो कंटेंट है वो तुम्हें कैसा लगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट सबको, बहुत बढ़िया पेपर होगा, देके आओ तुम और बढ़िया नींद लेके जाना। ये इंडिया के जो है बांध वगैरह इंपॉर्टेंट है, झीलें वगैरह इंडिया की इंपॉर्टेंट है ना। ये तुम्हारे भाई ने सब बहुत मेहनत के बाद ये इकट्ठा की है, ठीक है। नदियों वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये पीडीएफ चाहिए सबको,
तो ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहां से पक्का एक प्रश्न आएगा, नेशनल पार्क हो गए, बाकी करंट अफेयर्स वगैरह के अंदर तुम्हारे बहुत मेहनत की हुई है। और वैसे ये अच्छा है, सीईटी जब आयोजित हो रही है तो ये तो एक नेट प्रैक्टिस है, ये प्री एग्जाम है तुम्हारे। वीडियो का पेपर जुलाई 2025 में होगा और पटवारी का मई के अंदर होगा, आरएस प्री 2 फरवरी को है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती वगैरह वो भी है, सब आ जाएंगी। बस पढ़ो तुम यार बिंदास तरीके से मेरे साथ, मान लो 6 महीने 5 महीने तुम मेरे साथ पढ़ते हो, मैं वादा करता हूं कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे आरएस प्री हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, 150 में से एग्जाम कंप्लीट होते ही, है ना, 125 से 130, मतलब इतने प्रश्न हूबहू मिलाने की काबिलियत मैं रखता हूं। मेरे साथ तुम पढ़ना। ये YouTube पर मैं शायद पहला ही टीचर हूं जो इतना कहता है कि मेरे वीडियो कोर्स से इतने मिलेंगे, और प्रूफ बकायदा एक एक क्वेश्चन का, एक पारी का लूंगा, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ हर एक पारी के अंदर। बढ़िए बिंदास तरीके से पढ़िए, आप लोग सफल हो जाएं जीवन में। और एग्जाम से डरना नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। जाइए एग्जाम में बैठ के आ जाइए और कह दीजिए एग्जाम से एक बार फिर से कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान में वो बाज नहीं। कल पेपर होगा सुबह 9 से 12 और 3 से 6, उस समय बताऊंगा शाम को आकर के कि ट्रेंड क्या चल रहा है वापस से। तो कल फिर आ जाना, ठीक है सारे बच्चे। अब बताओ कोई तुम्हारा डाउट, कोई शंका, कोई तकलीफ, कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं? ओके, एक कमेंट कर देना, पीडीएफ जल्दी डाल देना। पीडीएफ अभी 10:05 हुए, 10:10 के अंदर 5 मिनट में पीडीएफ आ रही है, ठीक है भाई? क्या कहना चाहते हो? अरे मेरे को तो कुछ बोलो, सारा दिन स्टूडियो में अकेला बंद रहता हूं, मेरा ध्यान नहीं रखते हो तुम लोग। चलो थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, थैंक यू।